इस क्वेश्चन में हम जो है वो अपनी कॉस्ट ऑफ लोन कैपिटल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, यानी कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग को। ठीक है, हम यहाँ पर जो है वो पेज नंबर 77 पे एक लास्ट पैराग्राफ में एक एग्जांपल दी हुई है बीपी लिमिटेड के हवाले से। इट सेज दैट बीपी लिमिटेड हैज़ इशूड टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, ये एक डेट सिक्योरिटी होती है। इसे जो है वो जिसकी पार वैल्यू ₹1,00,000 है, एट एन इशू प्राइस ऑफ 99,000। यानी आपकी सिक्योरिटी की वैसे मालियत 1,00,000 थी, लेकिन मार्केट में जब इसको बेचा गया तो आपको उसके एवज मिले 99,000। ठीक है ना, यानी आपको 1,000 रुपये नहीं मिले, सॉर्ट ऑफ अ डिस्काउंट। दीज विल बी रिडीम्ड एट पार आफ्टर 10 ईयर। यानी आपको जब 10 साल हो जाएंगे, जब 10 साल कवर अप हो जाएंगे तो आपको उस बंदे को पेमेंट करनी पड़ेगी कितनी, 1,00,000 की। लिहाजा शुरू में भी आपने एक डिस्काउंट दे दिया 1,000 का, और वापसी पे भी जब आपको 10 सालों के बाद उसको पे करना पड़ा तो वो भी 1,000 ही पड़ गया आपको। ठीक है ना। इट्स फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, यानी आपने अंडर राइटिंग कमीशन पे किया, डॉक्यूमेंटेशन फ़ी की कवर अप, लीगल चार्जेस वगैरह, इन सब की कॉस्ट जो है वो आपको 2% ऑफ द इशू, यानी 1,00,000 के ऊपर 2% आपका फ्लोटेशन कॉस्ट है। ठीक है। द इंटरेस्ट इज़ पेएबल एट 11% पर एनम। ठीक है, ये वो कॉस्ट है जो कि आपको सालाना इंटरेस्ट, जो 11% है वो इंटरेस्ट है, और सालाना आपको पे करना होगा किस पे, 1,00,000 पे। In addition, the company has to pay a fee to a trustee bank. What is a trustee bank? Basically, this trustee bank is a bank which works with you. ये बैंक आपके अकाउंट्स को मेंटेन करता है। ठीक है, और इस बैंक को आपने एलोकेट कर दिया है कि वो इस टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट होल्डर को क्या हर साल 11% की अदायगी ऑटोमेटिकली करता रहे। ठीक है ना, हमने उसको फिक्स कर दिया, तो उसके एवज हमें उसको कुछ ना कुछ पे भी तो करना है ना। तो जो फ़ी हम उसको दे रहे हैं वो है 0.1% ऑफ द पार वैल्यू ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड। अब इस सूरत में हमें, और इसका जो टैक्स रेट है वो 35% है, नेक्स्ट पेज पे लिखा है। और हम अब इस केस में आइडेंटिफाई करेंगे कुछ इसकी देखिए, कुछ इसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट नज़र आ रही हैं और कुछ इसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट है। ठीक है ना, अपेरेंटली जो पेमेंट हमें नज़र आ रही है इस पूरी फाइनेंसिंग के ऊपर वो तो सिर्फ 11% आ रही है ना, लेकिन हमें जो इम्प्लिसिट यानी हिडन कॉस्ट है, फ्लोटेशन कॉस्ट हमने बेयर की, ट्रस्टी को पैसे दे रहे हैं, डिस्काउंट हमें देखना पड़ गया, तो ये जो कीमतें हैं, ये जो परसेंटेजेस हैं, ये तो हिडन कॉस्ट्स है ना, ये भी हमें बेयर करनी है। लिहाजा हम अब इसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट को एक्सप्लिसिट कॉस्ट के साथ मर्ज करके इसकी रियल कॉस्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। देखें स्टूडेंट्स, किस तरह से मैंने इसमें अपना पूरा डाटा फिटन कर लिया है। कॉस्ट ऑफ लोन कैपिटल आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लोन कैपिटल वही डेट फाइनेंसिंग हमारी, उसका जो है वो हम कॉस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमने टीएफसी की प्राइस लिख दी, आय यानी इंटरेस्ट परसेंटेज लिख दिया, विच इज़ पर एनम। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं एनम, ईयरली पेमेंट है। ठीक है, देन हमने अपनी ट्रस्टी फ़ी आइडेंटिफाई कर ली, विच इज़ 0.1% ऑफ पार। देन हमने अपनी जो है वो फ्लोटेशन कॉस्ट 2% ऑफ द इशू, यानी 1,00,000 का 2%, टैक्स रेट 35%, डिस्काउंट अमाउंट हमारे पास जो आ रही थी, हमने उस डिस्काउंट अमाउंट का भी एक परसेंटेज आइडेंटिफाई कर लिया। तो हमें ये सामने आया कि हमारा परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट क्या है, 1% ऑफ द पार वैल्यू, यानी हमने उस 1,00,000 में से 99,000 माइनस किए, 1,000 वो डिस्काउंट था, डिस्काउंट को हमने उसकी बेस वैल्यू, उसकी पार वैल्यू के साथ डिवाइड कर दिया, तो हमें अपना डिस्काउंट परसेंटेज नज़र आया, विच इज़ 1%। ठीक है ना, तो हमें अपने 1% की जो है वो डिस्काउंट की अमाउंट या डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो हमें पता चल गया। ठीक है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट वो हमारा 1% है। अब इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी कॉस्ट इसकी जो है वो टोटल पार वैल्यू, क्योंकि देखिए पार वैल्यू में हमने जब हमने जो है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई की थी, देन हमने उसकी कॉस्ट आइडेंटिफाई की थी, और कॉस्ट को हमने उसकी जो है वो वैल्यू के ऊपर या जो बेस वैल्यू थी उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उन दोनों को आपस में डिवाइड किया था, देन हमारी परसेंटेज के पी आ गई थी। ठीक है ना, यही किया था ना हमने, इधर भी हम वही स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होगा, स्टेप नंबर 1 में हम जो है वो सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, एक्चुअल प्रोसीड्स, एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम
फ्रॉम क्या, TFC सेल। ठीक है, देखें जब हमने अपने सिक्योरिटी को सेल किया था तो हमें दो कॉस्ट्स को बेयर करना पड़ा था। एक हमारी थी फ्लोटेशन कॉस्ट और दूसरा हमारा था ये डिस्काउंट। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिस्काउंट की डिडक्शन के बाद और ये 2% के पेमेंट कर लेने के बाद हमारे पास TFC की एक्चुअल मालियत जो हमें मिली है, हमारे पास जो आई है वो क्या आई है। वैसे तो आपको क्वेश्चन में भी गिवन है डिस्काउंट के साथ ही फिगर गिवन है 99,000 की, तो हम 99,000 से भी फ्लोटेशन 2% निकाल सकते हैं। ठीक है, वरना अगर आप ओवरऑल 1,00,000 से ही शुरू करते हैं तो 1,00,000 माइनस 1,000 माइनस 2,000, ये जो 2% है 1,00,000 का 2,000 होगा ना, तो हमारे पास टोटल कीमत क्या आती है। अब आप खुद देखें, एक्चुअल कॉस्ट जो हमें मालूम पड़ी है या जो हमारे हाथ में असल में आई है वो क्या आई है। पार वैल्यू, सबसे पहले पार वैल्यू ऑफ TFC की पार वैल्यू क्या है, विच इज़ ₹100,000,000। ठीक है, इसमें से हमने अभी क्या निकाला, डिस्काउंट जो हमने अगले को दे दिया ना, डिस्काउंट ऑन सेल। अगले को जो डिस्काउंट मिला वो हमारी तरफ से कितने का मिला, 1,000 का। ठीक है, ये भी तो कट गया ना, क्योंकि इतने पैसे हमें नहीं मिले। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास से जा रही है वो क्या जा रही है, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा किन किन रीज़न से जाती है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट भी हमारी डिडक्ट हो रही है, विच इज़ बेसिकली व्हाट, दी 2% ऑफ पार। पूरी वैल्यू नहीं लिख रही, आप देख लीजिएगा। तो 2% ऑफ पार क्या बना, 2,000। तो इस वक्त जो हमारी डिडक्शन जा रही है वो टोटल कितने की जा रही है, 1,00,000 में से 3,000 निकाले तो कितने बचे, 97,000। ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारे जो इस प्रोसीड को TFC को अपेरेंटली तो नज़र आ रहा है ना कि बस हमें 99,000 मिल गए, इन्हें 2,000 भी हमने निकाले ना, ये भी हमें पे करने पड़े थे। लिहाजा हमारे पास जो टोटल आखिर में जो अमाउंट आई है वो क्या आई है, 97,000 की आई है। ठीक है ना। अब हम अपने, ये तो हमने कॉस्ट आइडेंटिफाई कर ली, एक्चुअल वैल्यू आइडेंटिफाई कर लिया जैसे हमने प्रेफर्ड में किया था। ठीक है ना, प्रेफर्ड में से 2% फ्लोटेशन कॉस्ट निकाली थी तो वहाँ पर 9.8 आ गया था हमारे पास। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हमने फ्लोटेशन भी निकाल दी और डिस्काउंट भी निकाल दिया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें निकालने के बाद 97 वैल्यू हमारी आइडेंटिफाई हो गई। यानी स्लाइड्स में जो अप्रोच नंबर 1 वाला जो फार्मूला था, ठीक है ना, हमने वो अटैम्प्ट कर लिया। उसमें से जो हमारा न्यूमरेटर आएगा, हम डिनोमिनेटर आएगा, नीचे वाली बेस वाली फिगर, वो आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम अपनी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 2, हम अपनी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। कॉस्ट मतलब एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, सारी की सारी एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट जो भी हमें लग रही है इसके सिनेरियो में। ठीक है ना, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट दोनों भी लग रही हैं। एक तो हमारी एक्सप्लिसिट में 11,000 लग रही है, ठीक है, 11% लग रही है, और इम्प्लिसिट में हमें जो ट्रस्टी को पैसे देने पड़ रहे हैं, और जो हमारी रिडेम्पशन के ऊपर वो जो 1,000 हमें उसको पूरे देने थे ना, जो हमने सवाल में भी पढ़ा था। एक 99,000 का तो हमें मिला है शेयर और TFC, लेकिन उसको देने हमने 1,00,000 ही हैं। तो वो जो 99,000 और 1,00,000 के बीच का जो ये 1,000 का डिफरेंस था, ये 1,000 हमने उसे पे करना है। ये भी एक इम्प्लिसिट कॉस्ट है, हमने इसको 10 सालों पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। कॉस्ट की आइडेंटिफिकेशन बेसिकली हम ईयर बेसिस पे करेंगे, यानी हम अपनी कॉस्ट को सालाना के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। कॉस्ट पर एनम कैसे डिसाइड होगी हमारी। ठीक है ना, हमने वही जो मैंने इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आ रही है, सबसे पहले हमारी इंटरेस्ट आ रही है। ठीक है ना, इंटरेस्ट आ रही है। इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 11% ऑफ पार एनुअली, सालाना। ठीक है ना, AN लिख देती हूँ इसका। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसको सालाना कितने देने पड़ रहे हैं, ₹11,000 इसे देने पड़ रहे हैं या देने होंगे सालाना। ठीक है, देन दूसरी जो हमारे पास अमाउंट आ रही है वो कौन सी अमाउंट आ रही है, ट्रस्टीशिप। अब ट्रस्टीशिप क्या है, बैंक को हमने 10 सालों के लिए अपने साथ फिक्स किया था ना, तो 10 सालों के लिए ही हमें उसको पेमेंट फ़ीस तो देनी पड़ेगी ना उसकी, तभी वो हमारे लिए फ़ंक्शन करेगा। लिहाजा हम ट्रस्टी, जो हमारा ट्रस्टी बैंक होगा, तो उसकी ट्रस्टी की फ़ी हमें उसको देनी पड़ेगी।
ट्रस्टी फ़ी कितनी है हमारी, ठीक है, वो देखें ऊपर लिखा है मैंने 0.1% ऑफ पार, ये देखिए 0.1% ऑफ पार, सालाना उसको देनी पड़ रही है, ठीक है ना, लिहाजा ये सालाना कैलकुलेशन हो रही है हमारी। अब ये कितनी अमाउंट बनी, 0.1% ऑफ दी पार विच वी गेट इज़ 100, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आपको पता चल जाएगा। पार मतलब 1,00,000, ठीक है, बार बार पार जहाँ भी आ रहा है वो मतलब 1,00,000 ही है। देन हम अब अपने दूसरे उसकी तरफ जाएंगे। दूसरी डिडक्शन हमें क्या करनी पड़ रही है, उसके जो रिडेम्पशन के जो पैसे थे, यानी मैंने बिल्कुल सवाल में ही बताया था कि वो हमसे पूरा 1,00,000 डिमांड करेंगे रिडीम टाइम पे, 10 सालों के बाद हमें उसको 1,00,000 देना पड़ेगा, लिहाजा हमें उसके पैसे तो इकट्ठे करने पड़ेंगे ना तब तक के लिए। ये 1,000 हम उसके लिए इकट्ठे तो करेंगे ना। अब ये 1,000 कैसे इकट्ठे होंगे, अगर हम सालाना अपने पास कितना संभाल के रखें, इसी रिडेम्पशन की जो अमाउंट है, रिडेम्पशन चार्जेस, अगर हम देख लें इसको, रिडेम्पशन पेमेंट, अगर सालाना रिडेम्पशन पेमेंट निकालेंगे तो कैसे होएगी, 1,000 को हम 10 सालों पे अगर डिवाइड कर दें तो क्या बना, रुपी 10 सालों पे हमने इसको डिवाइड किया है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ बने ₹100। तो बेसिकली ये भी एक डिडक्शन है जो हमें सालाना अपने पास संभाल के रखनी पड़ेगी, यानी इसको भी एक ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये 100 हमारा जो है वो यहाँ पर भी आ गया, ठीक है ना। अब जब हम इसको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट बन गई 11,200, यानी जो कॉस्ट थी हमारी सालाना के बेसिस पे, ये सालाना कॉस्ट बनी है, ठीक है ना, एनुअल, क्योंकि ये एनुअल था, ये भी एनुअल देखा, ये भी एनुअल देखा, लिहाजा हमें एनुअली जो पे करना पड़ रहा है इस पैसे को लाने के लिए, अपने बिजनेस में फाइनेंस के लिए इस पैसे को लाने के लिए हमें सालाना इतनी कॉस्ट देनी पड़ रही है। अब इसकी हम परसेंटेज देखते हैं। इस परसेंटेज को हम बेसिकली अब किसके साथ देखेंगे, इस बेस वैल्यू के साथ देखेंगे। असल जो जेब में हमारे पास है वो तो ये है ना, तो अब हम अपनी कॉस्ट, असल जो एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है, हमने तमाम इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कंबाइन कर लिया और यहाँ पर जो हमारे पास इम्प्लिसिट कॉस्ट थी उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया, जो हमारे पास बचे हुए अमाउंट आई वो ये थी। अब हम इसका आपस में रिलेशनशिप देखते हैं, यानी हमारे पास जो कॉस्ट बेसिकली इनकर हुई है, यानी जो कॉस्ट हमें परसेंटेज अमाउंट में देनी पड़ेगी वो क्या होगी, वरना तो ज़ाहिर 11% था ना। अभी देखते हैं क्या आता है। स्टेप नंबर 3 में क्या आ रहा है। स्टेप नंबर 3 में हम देखते हैं कि ये हमें अपनी ग्रॉस कॉस्ट नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये एक और चीज़ है कि हमारी जो जितनी भी ये इंटरेस्ट की पेमेंट है, ट्रस्टी की पेमेंट है, ये सारी कुछ इसमें टैक्स की कोई फिगर एडजस्टेड नहीं थी, लिहाजा हमें इसको टैक्स भी करना पड़ेगा। ग्रॉस कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, ₹11,200 आ रही है। इसमें से जब हमें टैक्स की फ़िगर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा हमें करना है, 35% किसका, इसी का 35% ले लो, इंटू 11,200, इसी का 35% लेंगे हम, तो हमारे पास अमाउंट आती है समहाउ 3920। ये डिडक्शन करने के बाद हमारे पास जो नेट कॉस्ट बनती है वो क्या बनती है, नेट कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹7,280, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली वो नेट कॉस्ट बनती है। अब अच्छा, वो तो चले, वो तो टैक्स डिडक्टेड नहीं थी ना, इसलिए इसको नहीं हम इस वाली अमाउंट को लेते हैं, ठीक है ना। इस अमाउंट को हम अब इसके साथ डिवाइड कर दो तो हमारी परसेंटेज ऑफ KD आ जाएगी, ठीक है ना। तो KD को लाने के लिए हम किस तरह से करेंगे, KD इज इक्वल्स टू जो कॉस्ट हमें अदा करनी है या अर्निंग्स अवेलेबल टू हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स, ₹7,280 डिवाइडेड बाय the actual value of amount accumulated for this sale of TFC। एक्चुअली जो हमें हासिल आई थी वो आई थी 97,000 की। तो ऐसी सूरत में हमें जब इसी पोर्शन को मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर दो तो डायरेक्ट हमारे पास परसेंटेज में आ जाएगी अमाउंट, विच वी गेट इज 7.51%, ठीक है। इतनी डिडक्शंस और इतनी एक्यूमुलेशंस हो जाने के बाद जो अमाउंट हमें एक्चुअली पे करनी पड़ रही है वो 7.51 है,
ठीक है। तो दिस बेसिकली इज़ 7.51। अगर हम ये कॉर्पोरेट फाइनेंस या कोई बिगनर लेवल का फाइनेंस का कोर्स पढ़ रहे होते तो हम कुछ भी ना करते सिवाय इस 11% को इसके साथ मल्टीप्लाई करते, हमें वैसे ही कॉस्ट परसेंटेज कॉस्ट पता थी, वैसे ही हमें सब कुछ पता था, हम सब कुछ कर लेते। लेकिन इस लेवल पे आकर के आप जब स्ट्रेटेजिक फाइनेंस का कोर्स पढ़ रहे हो तो हमें थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। लिहाजा यहाँ पर अपग्रेडेशन हुई हमारे कॉन्सेप्ट की, हमने बहुत सारे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कंबाइन करके एक एक्चुअल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, which was really important, and this topic is really important, and it may come in your final paper. Do understand it carefully. Thank you.